Hello students, today we will study accounting terminology. So before studying the meaning of accounting, it is very necessary for all students to understand first terminologies. So the first terminology is your asset. Asset का मतलब क्या होता है? In Hindi we can say asset means संपत्ति. So anything which is being owned by the बिजनेस दिस इज कॉल्ड एसेट्स. सो यहाँ पे हमने लिखा है एनी आइटम ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू owned by an individual or corporations especially that which could be converted to cash. मीन्स ऐसा संपत्ति जो किसी बिजनेसमैन के पास हो जिसको लोग कैश में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. उसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कैश इन हैंड, सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, रियल एस्टेट्स. दीज आर द बेसिक एसेट्स फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस. किसी भी बिजनेस के लिए ये एक संपत्ति का काम होता है. इसीलिए कोई भी अगर आपको पूछे व्हाट डू मीन बाय एसेट, तो सर एसेट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट द वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच हैव सम इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू. मीन्स एनीथिंग विच इज़ बीइंग ओन्ड बाय द बिजनेस, दिस इज कॉल्ड एसेट. सो द सेकेंड एंड इसका एग्जांपल भी हम लोग बोल सकते हैं कैश, सिक्योरिटीज़, कार, रियल एस्टेट, बिल्डिंग्स. ये सब सारे चीज़ संपत्ति मतलब एसेट के अंदर आते हैं. नेक्स्ट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स. हम लोग जिस तरीके का पढ़े कि एसेट का मतलब होता है संपत्ति, तो एसेट्स को भी बहुत सारे टाइप्स में बांटा गया है. तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि एसेट्स का मतलब क्या होता है. तो एसेट्स का फर्स्ट टाइप है फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है एनी टाइप ऑफ एसेट्स विच कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन 1 ईयर एंड विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश आफ्टर 1 ईयर. मतलब ऐसा संपत्ति जिसको हम लोग 1 साल के बाद कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट. इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है लॉन्ग टर्म टेंजिबल एसेट्स of any type of business which can be converted into upcoming fiscal year. मतलब 1 साल के बाद. जैसे अगर आप कोई संपत्ति खरीदते हैं, जैसे रियल एस्टेट या कोई मैन्युफैक्चरिंग का मशीन खरीदते हैं, कोई फर्नीचर खरीदते हैं, तो उसको तुरंत बेच के तुरंत कैश में कन्वर्ट करने के लिए नहीं खरीदते. तो ऐसा संपत्ति जिसको हम लोग 1 साल तक यूज़ करते हैं और उससे अगर हमको फ़ायदा लेना है बेचकर तो 1 साल के बाद करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स. तो सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट एनी एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश फॉर आफ्टर 1 ईयर, these are the fixed assets. Okay, now coming to the next type of asset, this is your current asset. So current asset is just opposite of fixed asset. fixed assets में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऐसा संपत्ति जिसको हम लोग 1 साल से ज़्यादा समय के लिए यूज़ करते हैं और उसको अगर कैश में कन्वर्ट करना है तो 1 साल के बाद. बट इट इज़ इन करेंट एसेट इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड में दूसरा था. करेंट एसेट्स में क्या होता है, एनी एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर. मतलब 1 साल से कम समय में हम लोग जिसको यूज कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं करेंट एसेट्स. जैसे अगर आपके हाथ में कैश है, तो अगर आपके हाथ में कैश है तो 1 साल के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं. अगर आपका बिजनेस है उसमें रॉ मटेरियल है तो 1 साल के अंदर यूज़ करना है. अगर आपके पास शेयर है तो 1 साल के अंदर जो यूज़ करते हैं. दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स फॉर द करेंट एसेट्स. सो इफ़ समवन विल आस्क यू व्हाट इज़ करेंट एसेट, तो आप लोग बोलेंगे सर एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर, दिस इज कॉल्ड करेंट एसेट्स. और फिक्स्ड एसेट्स में क्या बोलेंगे, एनी एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश after 1 year and which can be used for more than 1 year, this is called fixed assets. Now coming to the next type of asset, that is your liquid asset. स्टूडेंट्स, लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है कि लिक्विड कैन फ्लो एनीवेयर. जहाँ पे ढलान होगा लिक्विड वहीं फ्लो करता है. मीन्स वे फ्लेक्सिबल होता है. उसी तरह संपत्ति में भी कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो जिनका नाम लिक्विड एसेट्स दिया गया है. मतलब उसको बहुत जल्दी हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी. मीन्स लिक्विड एसेट्स इंक्लूड्स कौन कौन सा चीज़ इसमें इंक्लूड्स हो सकते हैं, स्टॉक्स, मनी मार्केट. मनी मार्केट के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट मनी मार्केट में हम लोग इसको कैश में बहुत ही आसानी से और जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हैं. बस हमको लिक्विड एसेट्स में ये समझना है
Liquid assets are the assets which can be converted into cash very easily. Okay, the next is your wasting asset. Wasting asset is also one of the most important type of asset. As the name suggest, wasting का मतलब क्या होता है? कोई किसी को पूछेंगे तो वेस्टिंग का मतलब लोग सर जो एसेट जो वेस्ट है, नहीं, मतलब वेस्टिंग एसेट्स में क्या होगा, जिस एसेट्स का वैल्यू समय के हिसाब से घटता है उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग एसेट. मीन्स any type of fixed assets whose value decreases after some time, these are called wasting assets. तो wasting assets हमेशा होगा for fixed assets. फिक्स्ड एसेट्स में ही वेस्टिंग एसेट्स होंगे. मतलब अगर आप कोई कार लेते हैं, कोई बस लेते हैं बिजनेस के लिए, कोई मशीन लेते हैं, कोई ऐसा चीज़ सामान लिए जिसका 1 साल से ज़्यादा समय के लिए यूज कर रहे हैं और समय के हिसाब से जिसका वैल्यू घटता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग एसेट्स. तो अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टिंग एसेट, सर वेस्टिंग एसेट्स आर द एसेट्स हुज वैल्यू डिक्रीजेज एज द टाइम पासिस. इसीलिए एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया है प्लांट. तो आप इसमें एग्जाम्पल में प्लांट्स, मशीनरीज, फर्नीचर्स, फिक्सचर्स, बहुत सारी चीज़ों को लिख सकते हैं. तो फिक्स्ड एसेट्स जितने हैं उसमें जाएंगे वेस्टिंग एसेट, एक्सेप्ट लैंड. ज़मीन का वैल्यू घटता नहीं है, बढ़ता है. नाउ हम लोग टाइप्स ऑफ एसेट्स पढ़ लिए हैं. इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ एसेट्स में इसमें और बहुत सारे ऐड होते हैं, जैसे टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स. टेंजिबल एसेट्स का मतलब जिसको हम लोग अपने आँखों से देख सकते हैं, जैसे कैश, इन्वेंट्रीज, ये सब सारी चीज़ों को देख सकते हैं. इंटेंजिबल एसेट्स में जिसको आँखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, ये सब सारे को बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स. ठीक है. नाउ कमिंग टू द पॉइंट लायबिलिटी. लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब होता है कि समथिंग अ पर्सन और कंपनी ओज, मतलब आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी को पेमेंट करना है, दिस इज़ कॉल्ड योर लायबिलिटी. लायबिलिटी मतलब कर्ज. आपका क्या कर्ज है किसी के ऊपर, उसको बोलते हैं इंग्लिश में लायबिलिटी. इसीलिए यहाँ हमने लिखा है अ लायबिलिटी इज समथिंग अ पर्सन और कंपनी ओज यूजुअली अ सम ऑफ मनी. ठीक है. हम लोग हमेशा हम बोलचाल भाषा में यूज़ करते हैं आई हैव नो लायबिलिटी विद यू, मतलब मेरा कोई कर्ज आप पर नहीं है. सो द सिंपल लेमन मीनिंग ऑफ लायबिलिटी इज हाउ मच मनी यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे समवन. ठीक है. तो इसको भी टाइप्स में बांटा गया है. फर्स्ट इज योर करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी में होता है करंट लायबिलिटी जिसको शॉर्ट टर्म 1 साल से कम समय में मेरे को पेमेंट करना है. ठीक है. इफ़ यू हैव सम लायबिलिटी मीन्स विच इज़ योर करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी किसको बोलेंगे? जहां आपको 1 साल से कम समय में अपने कर्ज को ख़त्म करना है, दैट इज़ योर करंट लायबिलिटी. ठीक है. उसी का दूसरा पार्ट होता है आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोल सकते हैं या फिर फिक्स टर्म लायबिलिटी, जहां आपको आपके कर्ज जो है, आपका जो कर्ज है जो 1 साल से ज़्यादा समय तक आपको टाइम दिया गया है पेमेंट करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. सो दीज आर द बेसिक 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़. अब हम लोग आएंगे कैपिटल. कैपिटल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग. तो कैपिटल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूंजी. हम लोग हमेशा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो बोलते कितना कैपिटल लगेगा, व्हाट इज़ योर कैपिटल. तो हिंदी वी कैन अंडरस्टैंड कैपिटल मीन्स पूंजी. सो व्हाट इज़ कैपिटल? सर कैपिटल इज़ द अमाउंट which is being invested by the proprietor in any type of business activity. This is called capital. So capital are of also different types. So the first type is your fixed capital and next is your short term capital or current capital. So what is fixed capital? हमको समझना पड़ेगा कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है. फिक्स कैपिटल मतलब ऐसा पूंजी जिसको हम लोग लंबे समय तक लगाते हैं. इसीलिए यहाँ लिखा है एसेट्स और कैपिटल इन्वेस्टेड that are needed to start up or conduct business even at a minimal stage. ठीक है. इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग. इंक्लूड फैक्ट्रीज, ऑफिस बिल्डिंग्स, कंप्यूटर सर्वर्स, इंश्योरेंस. तो इसका मतलब क्या हो गया कि फिक्स कैपिटल्स आर द कैपिटल्स विच आर यूज्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, और जिसमें हम लोग एक दूसरे सेंस में भी इसको समझ सकते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल्स आर द कैपिटल्स means if you want to start a particular type of business
and in that business some fixed amounts are to be expend. ठीक है, ऐसा कैपिटल जहाँ पे फिक्स मेरा कोई खर्चा लगना ही है उसको हम लोग एक फिक्स कैपिटल बोल सकते हैं, और एक दूसरे सेंस में भी समझ सकते हैं जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा पूंजी जिसमें ज़्यादा पैसा लगे और 1 साल से ज़्यादा समय तक उस सामान को हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप इज़ योर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ एनी टाइप ऑफ बिजनेस। हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए उसको सबसे पहले क्या खरीदना पड़ेगा? लैंड। उसके बाद क्या करना होगा? उसको बिल्डिंग बनाना होगा। उसके बाद फर्नीचर्स फिक्सर करना होगा। तो वो सब क्या हो जाता है? फिक्स्ड कैपिटल के अंदर आ जाते हैं। मीन्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद जब बिजनेस जब तैयार हो जाता है तो बिज़नेस को चलाने के लिए डे टू डे खर्च होते हैं, जैसे सैलरी देना है, रेंट देना है, तो वो सब सारी चीज़ें आते हैं वर्किंग कैपिटल के अंदर। सो वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल विच आर बीइंग यूज्ड फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज योर ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है कि यूजिंग ऑफ कंपनीज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज़, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और गुड्स। मतलब अगर आपका कोई बिजनेस है और उस बिजनेस में आप बिजनेस का सामान घर के लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस है, वहाँ का सोफ़ा पसंद आ गया बिजनेस का, आप घर ले आए, सो दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स। आप क्या किए? बिजनेस का पैसा था उसको घर के खर्चों में इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स। ओके, सो ड्राइंग्स मीन्स यूज ऑफ बिजनेस मनी फॉर पर्सनल यूज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज योर ट्रांजेक्शन। इन हिंदी वी कैन से दैट लेन देन। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन। अगर आप कोई चीज़ खरीदने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए जो पैसा आप लगाते हैं उसके बदले जो चीज़ मिलता है दैट इज़ योर ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन्स को भी डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है। बिजनेस ट्रांजेक्शन, और बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का मतलब जो जो खर्चा बिजनेस में होता है उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एन इकोनॉमिक इवेंट दैट इनिशिएट्स द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन इट्स कंपनीज अकाउंटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में दो तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन्स और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। कैश ट्रांजेक्शन्स का मतलब जिसमें आप कैश से सारा पेमेंट करते हैं, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए आप उधार रखते हैं। तो इन एनी टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ बेसिकली two transactions are basically done, that is your cash transaction and credit transaction. Okay, so now coming to the next topic is your purchase. Purchase का मतलब क्या होता है? To obtain in exchange for money on its equivalent, मतलब to buy something, this is called purchase. तो purchase are of different types। आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो पहला कैश दे के खरीदते हैं, दूसरा उधार में ले सकते हैं। तो कैश में भी अगर आपको कोई जान पहचान नहीं है, कहीं नया दुकान में गए हैं, तो कैश इट्स नथिंग बट कैश एंड कैरी ट्रांजेक्शन्स। क्रेडिट, इफ़ यू हैव सम गुडविल देन यू कैन बाय थिंग्स ऑन क्रेडिट, उधार में भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज योर परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब होता है कि अगर आप कोई सामान खरीदे, फॉर एग्जांपल आप अमेजोन से कोई चीज़ सामान ऑनलाइन ऑर्डर किए और घर आया और वो डैमेज है, तो आप क्या करते हैं? उसको रिटर्न करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड परचेज रिटर्न। मीन्स इफ़ यू बाय समथिंग एंड दैट प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड एंड यू आर रिटर्निंग दैट प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। जब आप कोई सामान को रिटर्न करते हैं तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। नेक्स्ट इज योर सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है? अर्निंग ऑफ रेवेन्यू फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड। अगर आप कोई सामान बेचते हैं उसके बदले जो पैसा आपको मिलता है दैट इज़ योर सेल्स। सेल्स का मतलब वॉट एवर अमाउंट यू आर गेटिंग आफ्टर सेलिंग समथिंग। तो सेल्स आर ऑफ डिफरेंट। अगर आप बेचते हैं तो कैश में भी बेच सकते हैं, उधार में भी बेच सकते हैं। तो जिस तरीके का परचेज और में था कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, उसी तरह है कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। उसी के बाद एक कंसेप्ट है सेल्स रिटर्न। अगर कोई सामान अगर आप बेचते हैं और बेचने के बाद आपके पास कोई सामान रिटर्न आने लगता है, तो आप अपने बुक में लिखेंगे कि मेरे पास सामान रिटर्न आया, उसी को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट इज योर प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड का मतलब होता है पहले ही पेमेंट कर देना एडवांस में, ठीक है।
तो उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है ड्यू टू नेचर ऑफ सर्टन गुड्स एंड सर्विसेज दे मस्ट बी प्रीपेड एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस इज अ प्रीपेड एक्सपेंस। आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, आपका इंश्योरेंस प्रीमियम क्या प्रीपेड है, आप पहले ही प्रीमियम दे रहे हैं ताकि वो आपका कवर करेगा। उसी तरह कार का इंश्योरेंस पेमेंट करते हैं, वो प्रीपेड एक्सपेंस आता है। उसी तरह कंसेप्ट है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया, क्या आपका बकाया चल रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर ड्यू टू प्रीवियस एक्सपेंसेस। एक्रूड इनकम का मतलब होता है कि आपने अर्न किया है मगर अभी तक आपको मिला नहीं, इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ इनकम इज एक्रूड बाय द बिजनेस ऑन लेवल ऑफ बेसिस इन द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। मतलब यू हैव अर्नड बट स्टिल यू हैवंट रिसीव्ड दैट मनी। जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या होती है ना कि आप काम कर लेते हैं, उसके बाद में पैसा मिलता है, मतलब आपने अर्न किया है मगर अभी तक आपको पैसा मिला नहीं, दैट इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्रोविज़न। प्रोविज़न का मतलब हम लोग हमेशा घर में क्या करते हैं ना कि कुछ इमरजेंसी पैसा रखते हैं, उसी के जैसा बिजनेस में भी कुछ प्रोविज़न बना के रखा जाता है कुछ पैसे को। इसी लिखा हुआ है यहाँ पे इट्स अ लाइबिलिटी इट्स अकर्ड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर अ सर्टेन अमाउंट इज केप्ट असाइड इन प्रॉफिट वेयर द लाइबिलिटी वेरीज। मतलब आपको जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसका कुछ हिस्सा आप बचा के रखते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है कि जब आप कोई सामान बेचते हैं, बेचने के बाद जो पैसा आपको मिला। सो हमेशा याद रखिएगा रेवेन्यू इज़ नॉट योर प्रॉफिट, फ्रॉम रेवेन्यू यू हैव टू गेट द प्रॉफिट। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि ऐसे खर्च, मतलब पैसे को ऐसे जगह खर्च करना जहाँ पे मेरे को एक साल से ज़्यादा समय के लिए उस सामान को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मशीन खरीद रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, सो दिस इज़ अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब इफ़ वी आर इन्वेस्टिंग पुटिंग आवर मनी टू सच एन एसेट फ्रॉम सो we can get benefit from that asset for more than 1 year, that is called capital expenditure। which the revenue expenditure जिसको हमने एक साल से कम समय के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। with the deferred expenditure होता है। deferred expenditure is one of the most important type of expenditure, मीन्स ऐसा खर्च जिसका हम लोग खर्च करते हैं और उसका बेनिफिट लंबे समय तक लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस है और आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो एडवर्टीजमेंट करते हैं तो प्रचार पूरी दुनिया में हो रहा है, उसका बेनिफिट आप कितने लंबे समय तक ले रहे हैं वो पता नहीं, तो उसके लिए जो हम लोग खर्च करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेफर्ड एक्सपेंडिचर। नाउ कमिंग टू द डिस्काउंट। डिस्काउंट आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स। डिस्काउंट होता है कि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं उसमें जो हमको छूट मिलता है, तो डिस्काउंट्स में एक कैश डिस्काउंट होता है। मीन्स अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं और अगर कोई बिल बना तो उसमें क्या होता है इंस्टेंट कुछ डिस्काउंट दिया जाता है बिकॉज यू आर पेइंग कैश। सो नेक्स्ट इज योर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में क्या है कि अगर आप कोई होलसेलर है, होलसेलर के पास गए हैं, लगातार बिजनेस उन्हीं से करते हैं, तो दे आर ready to give you some discount, this is called trade discount। so next is your quantity discount। quantity discount का मतलब आप अगर एक प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसमें डिस्काउंट कम मिलेगा, अगर आप 100 प्रोडक्ट खरीदेंगे सेम चीज़ तो उसमें डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी डिस्काउंट। सो नेक्स्ट इज योर डेटर। डेटर का मतलब होता है डेटर हैज़ अ डेट और लीगल ऑब्लिगेशन टू पे एन अमाउंट टू अनदर पर्सन और एंटिटी। मतलब अगर आप सामान किसी को उधार में बेचते हैं तो जो आदमी सामान लिया है तो दैट पर्सन इज डेटर, उससे पैसा लेना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू बोरो $10,000 फ्रॉम अ बैंक, मतलब अगर आप बैंक से $10,000 लोन लिए हैं, सो यू आर डेटर एंड द बैंक इज़ द क्रेडिटर। मतलब आपको पैसा देना है और बैंक को पैसा लेना है, तो क्या बोलेंगे आप कि हम डेटर हैं, हमको बैंक को पैसा देना है। और इसी तरह क्रेडिटर का भी कंसेप्ट होता है। ठीक है। उसी तरह अकाउंट रिसीवेबल एक कंसेप्ट है। अकाउंट रिसीवेबल्स का मतलब मनी विच इज ओड टू अ कंपनी बाय अ कस्टमर फॉर परचेज एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन क्रेडिट। जब उधार में जब कोई सामान खरीदते हैं तो एक AR अकाउंट रिसीवेबल्स लिख के दिया जाता है ताकि फ्यूचर डेट में पैसा दे दें। नेक्स्ट इज योर डेट।
डेट का मतलब होता है जो पैसा कस्टमर से मिलने वाला नहीं है। इट्स नथिंग बट कस्टमर ओन्स मनी टू द कंपनी। मतलब डेट का मतलब जो उधार है, ठीक है। गुड डेट का मतलब जिसमें गारंटी मिलता है कि पैसा मेरा मिल जाएगा। डाउटफुल डेट में जिसमें गारंटी नहीं है कि पैसा मिलेगा, डाउटफुल है। बैड डेट में जो मेरा पैसा डूब चुका है। और बैड डेट रिकवर्ड में जो हम उम्मीद लगा के रखे थे कि पैसा मिलेगा और हम जब सोच लिए कि पैसा नहीं मिलेगा, वो अगर फिर से कुछ दिनों के बाद मिल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ योर एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब कि कोई भी ऐसा संपत्ति जिसका वैल्यू समय के हिसाब से बढ़ता है। तो आप ही बताओ किसका बढ़ता है? वो हो सकता है लैंड। मतलब अगर आप कोई ज़मीन खरीदे तो समय के साथ उसका वैल्यू घटता नहीं है, बढ़ता है। तो बढ़ने को हम लोग बोलते हैं एप्रिसिएशन। सो नेक्स्ट इज योर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में क्या होता है? जिसका समय के हिसाब से वैल्यू घटता है, जैसे फर्नीचर, फिक्सचर्स, कार, बाइक, बाईसाइकिल्स, बसेस, ये सब का वैल्यू घटता है। उसके बाद सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब कि बिजनेस जब एबल है सारे खर्चों को पे करने में, इसलिए बोला गया बिजनेस इज एबल टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। जितना भी कर्ज है उसको देने के लिए बिजनेस लायक है, बिजनेस के पास पैसा है, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। सो इंसॉल्वेंट इज जस्ट अपोजिट। जब कोई बिजनेस डूब जाता है और अपने कर्ज को वापस नहीं करने का क्षमता रहता है, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। Thank you. I think most of the important concepts are clear to you, and for more clarification, just follow my lectures, follow my videos. I will clear your doubts very easily. Thank you.